हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और उसमें अपना जो करंट चैप्टर चल रहा है वो है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और आज के लेसन में अपना लास्ट टॉपिक होने जाएगा वंध्यता और स्टेरिलिटी वाला। वंध्यता को अपन बोलते हैं स्टेरिलिटी, ठीक है। तो ये टॉपिक भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को मैं आपको पढ़ाऊं उससे पहले कुछ बातें मैं यहाँ से आपको बता देना चाहता हूँ इस टॉपिक के बारे में, जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो जब टॉपिक अपन देख रहे हैं इसके अंदर कुछ फुल फॉर्म यहाँ पर अपने को मिलेगी, ठीक है। कुछ शॉर्ट फॉर्म आपको इंग्लिश में मिलेगी, कुछ इस प्रकार से, ठीक है, आईवीएफ वगैरह या जो भी अभी देखेंगे अपन, कुछ 7-8 प्रकार की जो शॉर्ट फॉर्म है वो आपको यहाँ से मिलेगी और उसकी फुल फॉर्म भी आपको मिलेगी। तो ब्रैकेट में इंग्लिश वाली जो टर्म दे रखी है वो आपको लिख लेनी है। जैसे आईवीएफ इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ, इसका मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है एनसीईआरटी के साइड में या नोटबुक में, और इसकी फुल फॉर्म भी आपको लिख लेनी है। कभी भी पूछ लेगा ये कि मिसमैच जो है, जो गलत मिलान है वो आप बताइए, क्योंकि काफी फुल फॉर्म आपको यहाँ से दे रखी है। क्लियर है? तो स्टार्ट अपन करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जिससे आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे तो आप नोट कर लें। वंध्यता। वंध्यता के बारे में चर्चा किए बिना जनन स्वास्थ्य पर चर्चा अधूरी है, क्योंकि काफी लेसन अपन देख चुके हैं, लेकिन इस टॉपिक को भी पढ़ना जरूरी है। जनन स्वास्थ्य चैप्टर। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंधे हैं, अर्थात उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद वे बच्चा पैदा कर पाने में असमर्थ होते हैं। काफी दंपति, काफी संख्या में जो कपल है वो क्या है, बंधे हैं। मतलब वंध्यता की परिभाषा इसने लिखी है, उन्मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद, मतलब किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन उन्होंने यूज में नहीं लिया है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, मैथुन की प्रक्रिया कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 2 साल का जो पीरियड होता है ये आपको सारांश में मिलेगा। प्रॉपर वंध्यता की डेफिनेशन जो इस चैप्टर के सारांश में मिलेगा, तो आपको सारांश भी पढ़ना है कि 2 साल तक असुरक्षित सहवास या सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बावजूद भी अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उस केस को अपन क्या बोलते हैं, वंध्यता उसे बोलते हैं। तो ये 2 साल आप या तो यहाँ पर लिख लीजिए, नहीं तो सारांश में आप समरी में पढ़िएगा, वहां आपको ये डेफिनेशन एज इट इज मिल जाएगी, ठीक है। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, जो कि शारीरिक, जन्मजात, रोगजन्य, औषधिक, प्रतिरक्षात्मक और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक भी हो सकते हैं। तो रीजन क्या है, फिजिकल हो सकते हैं, शारीरिक हो सकते हैं, जन्मजात बाय बर्थ हो सकता है, पेरेंट्स से जो संतति है उसके अंदर जा सकते हैं, रोगजन्य हो सकता है, किसी रोग बीमारी हो सकती है, औषधिक हो सकता है, प्रतिरक्षात्मक हो सकता है, या जो साइकोलॉजी है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजी हो जाती है, मनोवैज्ञानिक जो है उस दबाव होता है, किसी पे स्ट्रेस होता है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है वंध्यता। भारतवर्ष में प्राय दंपति में बच्चा न होने का दोष स्त्रियों को ही दिया जाता है, ठीक है, जबकि प्राय ऐसा नहीं होता। ये समस्या पुरुष साथी में भी हो सकती है। बेसिकली अगर अपन बात करें तो जो मेल और फीमेल है दोनों में हो सकती है ये जो प्रॉब्लम है। किसी अगर इसमें हुई तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तब भी फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी, अगर इसमें हुई कोई प्रॉब्लम तब भी नहीं होगी। तो देखा जाए तो दोनों में कोई ना कोई कमी हो सकती है, किसी एक में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है केवल फीमेल में ही होती है, ऐसा पुराने लोग मानते थे, लेकिन ये क्या है, एक गलत धारणा है। विशिष्ट स्वास्थ्य सेवाएं, वंध्यता क्लिनिक आदि नैदानिक जांच में सहायक हो सकती है और इनमें से कुछ विकारों का उपचार करके दंपतियों को बच्चे पैदा करने में मदद कर सकती है। तो चिकित्सीय सहायता अपन ले सकते हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से जो बच्चे हैं वो पैदा किए जा सकते हैं। फिर भी जहां ऐसे दोषों को ठीक करना संभव नहीं है, वहां कुछ विशेष तकनीकों द्वारा उनको बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। यह तकनीकी सहायक जनन प्रौद्योगिकी ART, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ART। मतलब जहां पर जो उपचार नहीं किया जा सकता है विकारों का, या नैदानिक जांच नहीं की जा रही है, उससे नहीं हो पा रहा सही, तो कुछ टेक्निक, उस तकनीक यूज में ली जाती है जिसे बोलते हैं सहायक जनन प्रौद्योगिकी। मतलब जनन में जो सहायता करती है, जिसे इंग्लिश में लिखा ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा ART की फुल फॉर्म। क्लियर होगा यहां तक? अरे हाँ या ना, क्लियर है? नीट की कसम। पात्र निषेचन, IVF लिखा है, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब आपको समझ में आता है, निषेचन के लिए शब्द यूज में रहते हैं। इन विट्रो क्या है, इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। पात्र निषेचन, पात्र का मतलब किसी पात्र में, जैसे नर का कोई शरीर है और मादा का कोई शरीर है, ठीक है।
अगर नर से युग्मक मादा में ट्रांसफर होता है नॉर्मल कंडीशन में सामान्यतः, तो वहीं पर जाके क्या होता है, उनका संलयन होता है मादा में। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होता है कि मादा में कोई प्रॉब्लम है या नर में कोई प्रॉब्लम है, निषेचन अंदर नहीं हो सकता, तो अपन क्या करेंगे, जो टेस्ट ट्यूब है या जो प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में अपन क्या करेंगे, जो नर युग्मक है और जो मादा युग्मक है उन दोनों को अपन संग्रहित करेंगे और उससे प्रयोगशाला में उनका निषेचन करवाएंगे। तो मादा या नर दोनों के युग्मकों को अपन ने शरीर से बाहर निकाल लिया, किसी स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट में अपन करवा रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोल रहे हैं, पात्रे निषेचन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब शरीर से बाहर। ठीक है, तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन अर्थात शरीर से बाहर लगभग शरीर के भीतर जैसी स्थितियों में निषेचन। अब प्रयोगशाला में अपन करवा रहे हैं तो जो शरीर के भीतर की कंडीशन होती है सेम वही होनी चाहिए कि साहब टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस जगह का, ठीक है, पीएच क्या होना चाहिए, बाकी जितनी भी कंडीशन है सारी सब कुछ क्या होनी चाहिए, शरीर के जैसी ही होनी चाहिए। तो आईवीएफ के द्वारा भ्रूण स्थानांतरण ईटी लिखा है, ईटी को बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे थोड़ा सा आप लोग समझिए, इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। तो ईटी लिखा, ईटी का मतलब क्या होता है, ईटी का मतलब होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर, और एम्ब्रियो को अपन क्या बोलते हैं, भ्रूण अपन बोलते हैं एम्ब्रियो को। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो को अपन ट्रांसफर करते हैं बाहर, अपन ने फर्टिलाइजेशन करवा लिया, निषेचन करवा लिया शरीर से बाहर। अब निषेचन करने के बाद में जो युग्मनज बना है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो जो है प्रयोगशाला में ही उसका जो पूरा का पूरा 9 महीने जो है प्रेगनेंसी अपन करवा देंगे और बच्चे का नया निर्माण हो जाएगा, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो जो है युग्मनज उसे वापस अपन क्या करेंगे, फीमेल में ट्रांसफर करेंगे, एक बार युग्मकों का संलयन हो जाएगा उसके बाद में फीमेल में ट्रांसफर करेंगे, तो उसी तकनीक को अपन बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, इस विधि में जिसमें अब इसमें भी अलग अलग प्रकार की विधि है। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब में करवाया जाता है, कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, जिसमें प्रयोगशाला में पत्नी का या दाता स्त्री के अंडे से पति अथवा दाता पुरुष से प्राप्त किए गए शुक्राणु को एकत्रित करके प्रयोगशाला में अनुरूपी परिस्थितियों में युग्मनज बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो जो नर है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो सकती है, मादा में हो सकती है या दोनों में हो सकती है, तो क्या करेंगे, जो सुटेबल डोनर है जिसमें स्पर्म और जो अंडाणु है दोनों सही है, वहां से उसे कलेक्ट करेंगे और प्रयोगशाला में क्या बनेगा, युग्मनज बनाया जाएगा और उसके बाद में वापस उसे मादा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण, अब ये युग्मनज बना है तो इसमें क्या होगा, एक कोशिकी होगा, फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ये अपन ने पढ़ा है तीसरे चैप्टर में। ठीक है, तो जो 8 कोशिकी की अवस्था होती है उसे अपन ट्रांसफर करवा सकते हैं कहां, फेलोपियन नलिका में। इस प्रकार से अपन ने डायग्राम देखा था, मादा जो जनन तंत्र था उसका इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से, ये अंडाशय था, तो यहां से संलयन होता है इस वाले रीजन में, तुम्बिका में। तो जो 8 कोशिकी की अवस्था होती है उसे अपन फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करवा सकते हैं। ठीक है, और फेलोपियन नलिका में ट्रांसफर करवा रहे हैं इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिप्ट बोलते हैं इसे, जिप्ट, जेड का मतलब जाइगोट, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, मतलब फेलोपियन नलिका में अपन जाइगोट को क्या करवा रहे हैं, ट्रांसफर करवा रहे हैं। लेकिन कब तक, 8 जो ब्लास्टोमियर होती है, 8 कोशिकाएं होती है, वहां तक, इसका नहीं, इसका मतलब इसके बाद की जो है वो अपन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो 8 ब्लास्टोमियर तक फेलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे युग्मनज अंतः डिंब वाहिनी स्थानांतरण अर्थात जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर या ZIFT। ठीक है, ZIFT, ये भी आप लोग लिख लीजिएगा। और जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है, कि 8 से अधिक का हो गया साहब, पता नहीं चला या कुछ छूट गया, तो 8 से अधिक कोशिकाओं वाला हो गया, तो उसे अपन क्या करेंगे, उसे अपन गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे तो इसे अपन बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT। इंट्रा का मतलब अंदर, यूटेरस का मतलब गर्भाशय, टी का मतलब ट्रांसफर, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, तो ये 8 से अधिक कोशिकाओं का जो होता है ट्रांसफर किया जाता है, और ये 8 तक कोशिकाओं को ट्रांसफर किया जाता है, जिप। जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्याएं रहती है उनकी सहायता के लिए जीवे निषेचन इन विवो फर्टिलाइजेशन, स्त्री के भीतर युग्मकों का संलयन से बनने वाले भ्रूणों को भी स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, कुछ फीमेल ऐसी होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन वो भ्रूण को क्या कर सकती है, उसका विकास सही से उसके अंदर हो सकता है, प्रेगनेंसी सही से रह सकती है। तो अपन क्या करेंगे, जो एक फीमेल है उसके अंदर अपन क्या कर देंगे, युग्मकों का संलयन कर देंगे, और उसके बाद में जो युग्मनज बनेगा उसे दूसरी फीमेल में अपन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो वो जीवे निषेचन हो जाएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पहली में युग्मकों का जो संलयन है स्त्री के भीतर ही हो रहा है,
और उसके बाद में भ्रूण को अपन क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। क्लियर होगा यहां तक? नेक्स्ट, ऐसे मामलों में जहां स्त्री अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है, लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है, उनके लिए एक अन्य तरीका अपनाया जा सकता है। तो ठीक है, जिसमें हो सकता है कि किसी स्त्री में अंडाशय जो है उसमें किसी प्रकार की दिक्कत हो गई, कैंसर वगैरह हो गया, कोई दूसरी दिक्कत हो गई, तो उस अंडाशय को अपन ने वहां से हटा लिया तो ये अंडाशय जो है अब अंडाणु प्रोड्यूस नहीं कर सकता, या कोई दूसरी दिक्कत भी हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे स्त्री जो अंडाणु का उत्पादन नहीं कर सकती लेकिन उसका गर्भाशय सही है, वो यहाँ पर अंतररोपण करवा सकती है और भ्रूण का परिवर्तन सही से उसमें हो सकता है, उसके लिए कुछ दूसरी तकनीकें वो अपन देखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे अंडाणु का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है एक फीमेल से, ये फीमेल फर्स्ट है और ये फीमेल सेकंड है, तो ये वाली जो है ये अंडाणु का प्रोडक्शन यहाँ से नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो फीमेल फर्स्ट है, कोई जो दाता है, उससे अपन अंडाणु लेंगे और इसमें ट्रांसफर कर देंगे, और उसका जो भी यहाँ से शुक्राणु का जो दाता है, जो पति, वहां से अपन शुक्राणु लेंगे और उससे भी अपन ट्रांसफर करवा देंगे, तो निषेचन इसका हो जाएगा और अंतररोपण हो जाएगा और परिवर्तन भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसफर अपन करवाएंगे कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि निषेचन कहाँ होता है, फेलोपियन नलिका में होता है, डिंब वाहिनी में होता है। तो इसमें दाता से अंडाणु लेकर उन स्त्रियों की फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए अंतःकोशीय के शुक्राणु निक्षेपण, ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब स्पर्म का इंजेक्ट अपन कर रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन किसके अंदर, जो अंडाणु है उसके साइटोप्लाज्म में, ये अंडाणु है तो इसके जो साइटोप्लाज्म में इसमें अपन क्या करवा रहे हैं, स्पर्म का इंजेक्शन अपन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ICSI एक दूसरी विशेष प्रक्रिया जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में अंतःक्षेपित किया जाता है। क्लियर होगा यहां तक? वंध्यता के ऐसे मामलों में जिनमें पुरुष, अब ये तो महिलाओं की अपन ने बात कर ली, पूरी फीमेल की बात कर ली, पुरुष में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसकी बात करते हैं। मामलों में पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है, अगर मतलब वीर्य सेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, पुरुष नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में क्या करना है, या जो है उसमें शुक्राणु की संख्या कम है तो उस केस में क्या करना है, ठीक है, शुक्राणु की संख्या क्या है, कम है, तो उस केस में अपन क्या कर सकते हैं। तो वंध्यता के ऐसे मामलों में इसमें पुरुष साथी स्त्री को वीर्य सेचित कर सकने के योग्य नहीं है, अथवा जिसमें स्खलित वीर्य में शुक्राणु की संख्या बहुत ही कम होती है, ऐसे दोष का निवारण कृत्रिम वीर्य सेचन, या जिसे बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करवा सकते हैं। मतलब जो वीर्य उससे अपन क्या करेंगे, मादा में सीधा इंसेमिनेट कर देंगे, वीर्य सेचन करवा देंगे, ठीक है। तो इस तकनीक में पति या जो स्वस्थ दाता से शुक्र लेकर कृत्रिम रूप से या तो स्त्री की योनि में या उसके गर्भाशय में प्रवेश करवाया जाता है। इसे अंतः गर्भाशय वीर्य सेचन या IUI, IUI का मतलब होता है इंट्रा, U का मतलब यूट्रस या यूटेराइन, I का मतलब होता है इंसेमिनेशन, मतलब यूट्रस में अपन क्या करवा रहे हैं, इंसेमिनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। यद्यपि बहुत सारे विकल्प उपलब्ध है, किंतु इन सभी तकनीकों में विशेषीकृत व्यावसायिक विशेषज्ञ द्वारा एवं क्रिया में तो अति उच्च परिशुद्धतापूर्ण संचालन की आवश्यकता होती है और ये महंगी भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें कोई मेडिकल स्टोर वाला या नीम हकीम जो घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है, वो करवा लेंगे, तो इसमें स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है और महंगी भी होती है। और ये जो है उच्च परिशुद्धतापूर्ण होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, अगर किसी भी प्रकार की इसमें थोड़ी सी भी चूक होती है तो लेने के देने हो सकते हैं। इसीलिए पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं कुछ शहरों में ही उपलब्ध है। स्पष्ट है कि इनके लाभ केवल कुछ सीमित लोग ही वहन कर सकते हैं, सब जो नहीं जा सकते, महंगी है, ठीक है। इन उपायों को अपनाने में भावनात्मक, धार्मिक और सामाजिक घटक भी काफी निर्धारक होता है। तो भावनात्मक का मतलब जो है नर और मादा सही महसूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, भावनाएं उनकी सही नहीं है। धार्मिक केस भी हो सकता है, सामाजिक घटक है जो समाज अपना रहा नहीं अपना रहा है, ठीक है, सपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इन सभी प्रक्रियाओं का अंतिम लक्ष्य संतान प्राप्ति, और भारतवर्ष में अनेक अनाथ और दीनहीन बच्चे, ठीक है, तो ये तो संतान प्राप्ति के लिए काफी महंगी है, लेकिन फिर भी इंडिया में क्या है, काफी गरीबी रेखा से नीचे जो बच्चे आते हैं वो है अनाथ बच्चे हैं, तो अगर उन्हें अपनाया जाए, उन्हें गोद दिया जाए तो उनका भी लालन पालन हो जाएगा और संतान प्राप्ति की जो है ये भी एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हो जाएगा, ठीक है। तो अनाथ और दीनहीन बच्चे जिनकी यदि देखभाल नहीं की जाए तो वो जीवित नहीं रहेंगे। हमारा देश का कानून शिशु को कानूनन गोद लेने की इजाजत देता है। जो दंपति बच्चे के इच्छुक है
उनके लिए संतान प्राप्ति का यह सर्वोत्तम उपाय है। ठीक है, इजी है ये तो यहां पर अपना चैप्टर नंबर 4 भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट बहुत जल्द अपन मिलते हैं कल, नया चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स खुद के बनाइए, कोई डाउट हो तो या तो कमेंट कीजिए इस वीडियो के लास्ट में, या इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां आप भेज सकते हैं अपने डाउट। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।